हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं श्रोडिंगर की समय अनाश्रित तरंग समीकरण की उत्पत्ति। ठीक है, ड्राइन श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो दोस्तों यहाँ पर हम श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट जो वेव इक्वेशन होता है इसकी हम ड्राइन करेंगे, जहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि श्रोडिंगर जो समय पे डिपेंड करती नहीं करती। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूँगा कि जो श्रोडिंगर की तरंग समीकरण होती है उसमें टी यानी कि समय नहीं होता है, तो वो डिपेंड नहीं करती है समय पर। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि श्रोडिंगर की समय अनाश्रित तरंग समीकरण की उत्पत्ति कीजिए, तो आपको यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पर करूँगा उस प्रकार से व्युत्पत्ति करनी है। लेकिन अगर आपको सिंपल भाषा में याद रखना है तो क्या है, जो श्रोडिंगर की तरंग समीकरण है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, तो उसको अपन इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम समझेंगे उत्तर लिखेंगे। चिरसम्मत तरंग समीकरण के अनुसार प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉन एक अनुगामी तरंग के रूप में व्यवहार करता है। चिरसम्मत तरंग समीकरण के अनुसार अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अनुगामी तरंग के रूप में व्यवहार करता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके दो व्यवहार होते हैं, तो कण का होता है, एक तरंग का होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तरंग के रूप में व्यवहार करता है। यदि तरंग एक्स की दिशा में गमन करती हो तो इक्वेशन क्या बनती है उसको समझना। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, जहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। देखिए एक्स वाई जेड होता है, इसको बोलते हैं निर्देशांक। ठीक है, एच होता है इसको प्लांक नियतांक कहते हैं, प्लांक कांस्टेंट कहते हैं इसे। साई इसको बोलते हैं साई, साई होता है इसको तरंग फलन होगा, ये तरंग फलन होगा। इसको बोलते हैं लैम्बडा, लैम्बडा होगा तरंग दैर्ध्य। ई हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी। इसका नाम देता है एम, एम होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। वी देखो छोटा वी है वो रेखीय वेग है, लेकिन एक बड़ा वी होता है उसको अपन कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा के लिए काम में लगेगी। ठीक है, आगे हो जाता है वी बार, वी बार को हम बोलते हैं लाप्लांशियन संकारक। क्या बोलते हैं? लाप्लांशियन संकारक बोलते हैं। और हो जाएगा के ई, के ई को बोलते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इतने सारे आपको ध्यान में रखने होंगे जो कि अभी मैं काम में लूंगा इक्वेशन में सारे के सारे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, या पेन कॉपी लेके बैठे हो तो अच्छी बात है। मैं जो इक्वेशन बोलूँगा उसको आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसके हिसाब से अगर देखा जाए कि एक्स दिशा में जो भी तरंग के लिए फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, तो इसमें आपका फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों। ठीक है, एफ एक्स जो फोर्स होगा वो एक्स अक्ष की दिशा में, ठीक है, वो साई यानी कि तरंग फलन के सभी विभवाओं पर काम करेगा, यानी कि ये जो होगा वो इसके बराबर होगा एक्स वाई जेड। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान रखना ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं पहले से हमने एक इक्वेशन निकाल के रखी होगी जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड होगी वो। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, डेल स्क्वायर। अब देखो डेल स्क्वायर साई की जगह क्या है हमारे पास में एफ एक्स। ठीक है, तो हो जाता है एफ एक्स बटे डेल एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने एक्स के लिए लिखा है। ठीक है, इसका हो जाता है बराबर, इसका मान -4 पाई स्क्वायर बटे लैम्बडा स्क्वायर, और साई होता है उसकी जगह हम लिखेंगे एफ एक्स। ये कहाँ से आया तो देखो ये कहाँ से आया, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि डेल हमारे पास में डेल स्क्वायर साई बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटे डेल वाई स्क्वायर, तो इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर साई की जगह क्या लिखा हमने, एफ एक्स लिखा है। ठीक है, और डेल एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर ये। ठीक है, तो इस प्रकार से इक्वेशन हो, इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं सेकंड। क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकंड ये वाली। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन जो फर्स्ट होगी और सेकंड होगी उसकी सहायता से एक नई इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, समझना ध्यान से कैसे बनाते हैं। समीकरण हमारे पास में एक की सहायता से समीकरण दो जो होती है उसको निम्न प्रकार से लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, देखिए डेल स्क्वायर, इधर इसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम, साई लिखेंगे। फिर नीचे एज इट इज वैसा उसी प्रकार से ये एक्स विमा के लिए, उसी प्रकार से हम 3 विमा के लिए लिखेंगे एक्स वाई जेड के लिए। देखिए ध्यान से हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आएगा, तो डेल स्क्वायर ये लिखा है। अब एफ एक्स की जगह हम लिखेंगे साई। ठीक है, तो हो जाता है साई बटे डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस डेल स्क्वायर साई बटे डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, अगला हो जाता है डेल स्क्वायर साई बटे डेल जेड स्क्वायर। ये तीनों बीमा के लिए लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, प्लस ये जो -4 पाई स्क्वायर बटे लैम्बडा स्क्वायर है इसको हम इधर ले आते हैं तो ये प्लस में हो जाता है, और ये हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर
बटे लैम्बडा स्क्वायर, और इसकी जगह हमारा वापस क्या आ जाएगा साई, ठीक है, और बराबर इधर 0। ये इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड, इसको अपन इक्वेशन नंबर मान लेते हैं थर्ड। जितने मैंने आपको इक्वेशन में नंबर डाला गया उसको आपको लिख लेना है, अभी मैं आपको पूछूंगा, ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना भाई। आगे अब देखते हैं, अब हम लिखेंगे श्रोडिंगर के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को यदि गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जाए तो क्या होगा। देखिए इसने क्या कहा उसको समझिए। श्रोडिंगर के अनुसार इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है ई, मैंने आपको बताया था अभी, है ना, फिलहाल ई बताया था, ये वाला टोटल एनर्जी होती है वो गतिज ऊर्जा यानी कि जो आपका के होगा, के ई होगा, वो काइनेटिक एनर्जी, एंड स्थितिज ऊर्जा यानी कि वी होगा, उसके रूप में व्यक्त करेंगे। तो कैसे व्यक्त करेंगे, देखिए ध्यान से, जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, जो कुल ऊर्जा होती है जो कि है हमारे पास में ई, वो किसके बराबर होती है, गतिज ऊर्जा यानी कि बोले तो काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थितिज ऊर्जा, इसको बोले तो हम कहते हैं वी। अब क्या करेंगे हम, इसका हम ई बराबर लिखेंगे सूत्र आगे, ई बराबर इसका सूत्र होता है 1/2 mv², और इसको एज इट इज वैसा रखने देंगे, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड 4, ठीक है, 4 मान लेते हैं इसको, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है इसमें बदलाव करेंगे। कैसे, गतिज ऊर्जा जो कि हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ये लिखा हुआ है 1/2 mv²। इसमें क्या करते हैं, बदलाव कैसे करेंगे, देखिए कैसे लिखते हैं, या इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 m का स्क्वायर, v का तो पहले ऐसा स्क्वायर है, बटे हम m कर देंगे। अब आप सोचिए, m से एक m कट जाएगा, वापस एक m बचेगा और v², तो वापस ये सूत्र आ जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको इक्वेशन नंबर हम 5 मान लेते हैं। जितने भी मैं यहाँ पर नंबर डाला रहा हूँ इक्वेशन, इसको आपको लिख लेना है, ठीक है। तो इसके इक्वेशन नंबर 5 हो गई ये। अगला देखते हैं, अगला कैसे होगा उसको समझिए। अगला हो जाता है डी ब्रोगली के अनुसार, ठीक है। डी ब्रोगली ने एक समीकरण दी थी, डी ब्रोगली जो आपने पढ़ा होगा 11th में, डी ब्रोगली समीकरण के अनुसार, इसके अनुसार क्या होगा, लैम्बडा बराबर H/P, ये इक्वेशन होती है जो कि किसने दी थी, डी ब्रोगली ने दी थी, ठीक है। अब इस इक्वेशन में लैम्बडा तो हो जाता है तरंग दैर्घ्य, H है प्लांक कांस्टेंट, और P है यहाँ पर संवेग। चूंकि संवेग जो होता है इसका एक फॉर्मूला होता है, चूंकि हमारे पास में संवेग होता है P, उसका एक फॉर्मूला होता है mv, यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग बोलते हैं। तो हम P की जगह mv लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान है। तो हमारे पास हो जाता है लैम्बडा बराबर H/mv, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस समीकरण का स्क्वायर करते हैं यानी कि वर्ग करते हैं, ठीक है। तो इस समीकरण का हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, वर्ग बोलते हैं स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं। वर्ग करेंगे तो क्या होगा, सभी वर्ग हो जाएगा। देखिए लैम्बडा का स्क्वायर बराबर H का भी स्क्वायर और m का भी स्क्वायर, v का भी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, जो आपका m² v² होता है ना, इसको हम इधर भेज देते हैं, और लैम्बडा स्क्वायर होता है वो इसकी जगह नीचे आ जाएगा। तो फॉर्मूला आगे होगा mv² v² बराबर h² बटे नीचे हो जाता है लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 30, ठीक है, 5 मान लिया है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, समीकरण जो 6 होती है उसमें m² v² का जो मान है, वो समीकरण जो 5 होती है इसमें m² v² की जगह रख देते हैं। जैसे कि समझिए ध्यान से, कुछ नहीं करेंगे हम, समीकरण जो 5-6 हैं उसमें जो m² v² का मान है लैम्बडा स्क्वायर h² बटे लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 5 में रख देंगे, जैसे कि m² v² होता है उसकी जगह रख देंगे। रख के देखते हैं, समीकरण
6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है, 5 में रखने पर रख के देखते हैं हम क्या होता है। देखिए ध्यान से, हमारे पास में क्या हो जाएगा सूत्र, तो हमारे पास में कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली यहाँ पर समझिए ध्यान से कि काइनेटिक जो एनर्जी होती है, ये काइनेटिक एनर्जी बराबर एक फॉर्मूला होगा जो कि ये रहा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2। अब दोस्तों m² v² का तो मान है, लेकिन m खाली बैठा है तो उसको हम क्या करेंगे 1/m कर देंगे, ठीक है, मतलब ये नीचे ही होगा। बाकी m² v² का मान कितना है, ये वाला पूरा, तो ये हो जाएगा इसका मान h²/λ², ये मान हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन, इसको अच्छी तरह से अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, कैसे, देखिए ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी बराबर एक h² ऊपर आ जाएगा पूरा गुणा होगा तो बटे 2m और लैम्बडा का स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 7, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 7। ध्यान रखना, अगर दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हो, पेन कॉपी लेके बैठे तो अच्छी बात है। अब दोस्तों हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, टोटल एनर्जी E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये तो जानते हैं हम। अब इसमें हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को अकेला करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी होता है इधर जाएगा, जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अथवा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर E माइनस वी, टोटल ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 8, क्या मान लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 8। अब हम दोस्तों ये इक्वेशन 8 होती है, इसमें काइनेटिक एनर्जी का मान है E माइनस वी। अभी हमने तुरंत देखा जो समीकरण हमारे पास में 7 थी, उसमें क्या मान था काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का मान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, उसमें h²/2m λ² था। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, बराबर कर देंगे, यानी कि सिंपल सी बात है, समीकरण 8 व 7 से, ठीक है, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी, दोनों इक्वल होंगे, यानी कि कहने की बात यह है कि समीकरण 7 है h²/2m λ² बराबर E माइनस वी, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अथवा इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, हम क्या करते हैं, ये जो आपका λ² होता है उसको उधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे, और जो आपका E माइनस वी होता है नीचे आ जाएगा, सिंपल सी बात है। क्या हो जाएगा, तो λ² बराबर h² ऊपर ही होगा, बाकी 2m, तो 2m, और यहाँ पर E माइनस वी आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाता है E माइनस वी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 9, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 9 मान लेते हैं, ठीक है, बहुत इक्वेशन है भाई, ध्यान रखना है आपको। अब हमारे पास इक्वेशन जो 9 होती है उसमें λ² का मान है, वो हमको रखना है समीकरण 3 में, और आपको समीकरण 3 ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। जैसे कि हम मान लेते हैं समीकरण 9 में जो λ² का मान होता है, ठीक है, उसको हम रखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, रखिए समीकरण 3 हमारे पास में क्या है, del² साई बटे del x² प्लस del² साई बटे del y² प्लस del² साई बटे del z² प्लस 4 पाई का स्क्वायर बटे, यहाँ पर हम λ² जो होता है उसका मान रखते हैं, तो h² जाएगा नीचे, तो हो जाएगा h² नीचे, और ये 2m हो गया वो ऊपर जाएंगे, तो 2m ऊपर जाएगा, और E माइनस वी होगा उसके बाजू में, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास जो लास्ट में साई था, तो वो साई लिख देंगे बराबर 0। अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 4 8 हो जाएगा, बाकी एज इट इज वैसा वैसा रहेगा। तो अथवा इसको हम लिख सकते हैं समीकरण को, अथवा हम समीकरण को लिख सकते हैं del² साई बटे del x² प्लस del² साई बटे del y² प्लस del² साई बटे del z², ये हो जाएगा 8 पाई का स्क्वायर, फिर m है तो m लिखेंगे,
बटे एच स्क्वायर तो एच स्क्वायर और ई माइनस वी तो ई माइनस वी और इंटू साई है तो साई बराबर 0। दोस्तों इसी को हम बोलते हैं श्रोडिंगर की तरंग समीकरण और यही है हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। जहाँ पर कोई टी समय नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन जो कि श्रोडिंगर की है। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार वीडियो को वापस देख लेना और जो जो इक्वेशन नंबर की है उसको आपको याद रखना है। अब थोड़ी भाषा है उसको मैं लिख देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत डेफिनेशन लिख दी है, समझिए बात को। यह श्रोडिंगर की प्रसिद्ध तरंग समीकरण है, ये वाली। ठीक है, जो समय अनाश्रित, ये अन लिखा है, अनाश्रित है यानी कि इंडिपेंडेंट है। इसे हल करने पर जो साई होता है उसके अनेक मान प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, यह बाईं ओर के तीनों पद को हम वी बार स्क्वायर साई से प्रदर्शित करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर हमने डेल स्क्वायर बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बटे डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बटे डेल जेड स्क्वायर, उसकी जगह पर हम लिखेंगे वी बार का स्क्वायर और सब में जो साई होता है वो कॉमन आ जाएगा। तो सिंपल इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसकी जगह हमको लिखना है वी बार का स्क्वायर तो वी बार का स्क्वायर और सब में साई कॉमन निकल जाएगा प्लस ये पूरा लिख देंगे वापस 8 पाई का स्क्वायर एम बटे एच स्क्वायर ई माइनस वी और साई बराबर 0। ये छोटी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपका वी बार हो जाता है भैया, इसको हम बोलते हैं एक गणितीय संकारक होता है जिसे हम लाप्लांशियन संकारक भी कहते हैं। तो दोस्तों ये दोनों इक्वेशन हो जाती है इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन श्रोडिंगर की। ठीक है, और दोस्तों नहीं समझ में आया तो वापस एक बार वीडियो देख लीजिए और जो जो इक्वेशन नंबरिंग की है उसको ध्यान में रखना है, बाकी सब आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, और दोस्तों आप वीडियो जो देख रहे हैं वो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि और भी देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।